हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। प्यारे दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसके एक भी रुपए नहीं लिए जाते। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए आपके एग्जाम में 70% क्वेश्चन जो है रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। तो मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में लगातार पिछले 5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो यहीं से सारे प्रश्न बनने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चैप्टर नंबर 3 या बाकी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। BA पार्ट 1 वाले बच्चे, यदि आप हमारे सभी वीडियो को देख लेते हो तो उम्मीद करता हूँ आप भी एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर पाओगे। ये हमारा 100% गारंटी है दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी वीडियो को देख ले, फिर वीडियो नंबर 13 को देखें। ठीक है, पेपर नंबर 1 है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 लाने का काम करेंगे। कुछ विद्यार्थियों का सवाल है, सर आप सब्जेक्टिव प्रश्न क्यों नहीं कराते? तो सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए हम एक स्पेशल टीचर रख रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो। उनके लिए हम सेटअप तैयार कर रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग सब्जेक्टिव सीरीज लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हम वही प्रश्न लेके आते हैं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। साथ ही साथ आपके रेलवे SSC में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बिलीव ना हो तो एक बार लूसेंट उपलटा के देख लेना। और आपके पार्ट 1 में भी पूछे जाते हैं, शिशुनाग की मगध की गद्दी पर कब बैठा था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और SSC रेलवे में भी बहुत ही प्यारा है इसके लिए क्वेश्चन। तो 412 ईस्वी में शिशुनाग जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। और आपसे एक प्रश्न और किया जाता है, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 479 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। तो आपसे एक प्रश्न और किया जाता है कि शिशुनाग मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 412 ईस्वी में पूर्व में बैठा था। तो आपको कॉपी कलम में लिखना नहीं है, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहो, आपको याद हो जाता है। ठीक है, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शिशुनाग किस वंश से संबंधित था? ठीक है, ये प्रश्न आपके BPSC में पूछे गए हैं। ठीक है, शिशुनाग किस वंश से संबंधित था और आपके पार्ट 1 में भी पूछे जा रहे हैं। तो शिशुनाग जो है वो नागवंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिशुनाग जो है नागवंश से संबंधित था और ये 413 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। शिशुनाग जो है नागवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी लाजवाब है और आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि प्रश्न की खूबसूरती देखिए आप, कि निम्न में किस मगध सम्राट ने गिरिविजय के अतिरिक्त गिरिवर्ज के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है शिशुनाग। शिशुनाग एक ऐसे राजा थे जिन्होंने मगध के सम्राट तो थे ही, साथ ही साथ गिरिवर्ज के अलावा वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाए हुए थे। कौन? शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग शिशुनाग के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में। ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग उतना गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी हुआ, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक हुआ। ठीक है, जिसे हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसे काकवर्ण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहना आपको। देखिए, मैंने अभी काकवर्ण के बारे में अभी जस्ट पढ़ा था और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे निम्न में किस शासक को काकवर्ण कहा गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो कमेंट करके बताइए, इसका आंसर हम नहीं बताने जा रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक, और कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। आप लोग वीडियो छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 1 के साथ साथ आपके SSC रेलवे की भी तैयारी साथ में होती जा रही है, क्योंकि ये SSC रेलवे और BPSC में भी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ये प्रश्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट है, साथ ही साथ आपके पार्ट 1 के लिए भी फेवरेट है। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ये प्रश्न काफ़ी शानदार है प्यारे दोस्तों। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, यानी कि काकवर्ण के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। और प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित की गई थी? अजातशत्रु के समय काल में। और तृतीय बौद्ध संगति जो है वो अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में। इसको याद कर लेना, क्योंकि आपके, यदि आप भी चाहते हो कि स्टेट PCS यानी कि BDO CO SDM बनना, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद 47 देख लेते हैं हम लोग। 40 नंबर 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, काफ़ी लाजवाब है और बीपीएससी के में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और पार्ट 1 में भी पूछे जा रहे हैं। द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुआ था, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो गिरिवर्ज या राजगिरी में, किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन में हुआ था, किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमारा, देख लीजिए आप यहाँ पर। द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया था। जब द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, तो बौद्ध संगति कितने संप्रदायों में विभाजित हो गया था, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कि द्वितीय बौद्ध संगति में विभाजित होने वाले दोनों संप्रदाय कौन कौन थे, तो एक था अस्थाविर, एक था महासंधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, 50 जो है काफ़ी वीवीआई है और पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। जिन बौद्ध लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, उन्हें क्या कहा जाता है। कुछ बौद्ध धर्म के लोगों ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समाविष्ट कर लिया, यानी कि कुछ नए नियमों को आप उसमें जोड़ दिया, उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो हीनयान। ठीक है, हीनयान। जब मान के चलिए ये एक बौद्ध धर्म है, ठीक, इसमें जो है कुछ नए नियमों को घुसा लिया गया, समाविष्ट कर लिया गया, तो हीनयान बन गया। और जो पहले था वो महायान कहलाया गया। महायान और हीनयान, तो हीनयान में कुछ नए नियम को जोड़ा गया, इसलिए ये हीनयान हो गया। और महायान जो पुराने नियमों के अनुसार ही चल रहा है, उसे महायान कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पे 51 में देख लेते हैं, शिशुनाग वंश का अंत किसने किया। शिशुनाग वंश का अंत किसने किया, तो हमारे महान योद्धा अजातशत्रु ने किया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अजातशत्रु। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा, महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की। महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना की, तो इन्होंने नंद वंश की स्थापना की। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद। ठीक है, और घनानंद के ही राज दरबार में जो चाणक्य नाम के एक बहुत ही महान पुरुष का उदय हुआ। निम्न में किसे कली का अंश कहा जाता है, जिसे भगवान कल्कि की हम लोग यानी कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आएंगे, कलयुग का नाश करेंगे। उन्हीं कली का अंश किस में पाया गया, तो महापद्मनंद में पाया गया। ठीक है, और जिसे हम लोग परशुराम के अवतार भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का अंत कर रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सर्वक्षत्रांतक किसे कहा जाता है। सर्वक्षत्रांतक का मतलब आपको सबसे पहले जानना होगा। आप लोग तो सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, परंतु एक भी सवाल मेरे से नहीं कर रहे हो, परंतु हम ही सवाल कर रहे हैं और हम ही जवाब दे रहे हैं। तो सर्वक्षत्रक का मतलब हो जाता है सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। जिस तरह परशुराम ने वियोग में सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, परंतु ये वियोग में नहीं किया था, इसे जो है सत्ता की भूख थी, और ये महापद्मनंद ने यानी कि क्षत्रांतक का उपाधि धारण किया, और इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला उपाधि धारण किया। कौन, तो महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, देख सकते हैं हम लोग। दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है, तो दूसरे परशुराम का अवतार जो है वो महापद्मनंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आपके मन में आता होगा, अरे परशुराम तो अपने माता की हत्या कर दी, और ये महादेव के सबसे बड़े शिष्य थे, ये अपने पिता के भी सबसे बड़े शिष्य थे, परंतु और परशुराम ने बहुत सारे क्षत्रियों का अंत किया, पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय थे उनका अंत किया। तो इन सभी में एक बात महापद्मनंद से मिलता है, महापद्मनंद ने भी क्षत्रियों का अंत किया हुआ था, महापद्मनंद। तो इसीलिए इसे दूसरे परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एकराट की उपाधि किसने धारण की थी। अब आप लोगों के मन में एक सवाल होता होगा, एकराट है क्या सर, तो एकराट आप किसे कह सकते हो। यानी कि देखिए, ये एक पृथ्वी है, और पृथ्वी जो 4 दिशाओं से विभाजित है, एक है ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, यानी कि वेस्ट, साउथ, और इन सभी दिशाओं को जीतने वाले को हम लोग एकराट कहते हैं।
और यही खूबसूरती थी महापद्म नंद की। इन्होंने सभी दिशाओं को जीत रखा था, सभी चारों तरफ के राजाओं को पराजित कर रखा था, इसलिए इसे एकराट की उपाधि दी गई। ठीक है, एकराट की उपाधि किसने धारण की थी? तो महापद्म नंद ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे सवाल आपके बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपके पार्ट 1 में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देख लेना है ताकि आप लोगों के मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं वो क्लियर हो जाए। इसके बाद चैनल पर अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। बात रहा इस आज के वीडियो का पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आज के वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा और पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके आप निःशुल्क में तैयारी कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से बता दूं, सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले। हमने सब्जेक्टिव के लिए भी सेटअप तैयार कर रखा है, बहुत सारे बाहर से टीचर भी मंगवाने वाले हैं आप सभी के लिए। इसके बाद प्रश्न आता है हमारा खारबेल हाथी गुफा के बारे में आप सभी को पता होगा। खारबेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कौन सा नंद राजा जिनासन की एक प्रतिमा को उठा के लेके चल दिया? तो प्यारे दोस्तों, ये ऐसे महान राजा थे महापद नंद। ठीक है, महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो वो थे घनानंद। घनानंद की जब बात आती है तो घनानंद के राज दरबार में एक चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी बोलते हो, वो इनके राज दरबार में रहा करते थे। घनानंद ने चाणक्य को धक्के मार के अपने राज दरबार से भगा दिए थे। तो इसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक छोटा सा 6 वर्ष का बालक चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और उसी घनानंद को पराजित करके संपूर्ण भारत के विजेता चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया। कौन? चाणक्य। तो चाणक्य जैसा मार्गदर्शक यदि इंसान को मिल जाए तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य बन सकता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? यूनानी लेखकों ने किस सम्राट को अग्रमीज कहा है? किस सम्राट को अग्रमीज कहा है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो घनानंद को अग्रमीज कहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है निम्न में से किसे घनानंद की हत्या की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने घनानंद की हत्या करवा दी थी, क्योंकि उसे अपने अपमान का बदला लेना था। तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, साथ ही साथ चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से BA, BSc, BCom पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के नोट्स व सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए आप सभी से उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।